हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सार पढ़ चुके हैं। इस कहानी में हमने देखा कि कमलेश्वर सक्सेना ने सरकारी तंत्र की मानसिक गुलामी पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से व्यंग्य किए हैं। तो अब पढ़ते हैं इसके प्रश्न और उत्तर। एनसीईआरटी के प्रश्नों के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ जॉर्ज पंचम की नाक। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो इसका आंसर होगा कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट करती है। सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम के नाम से चिंतित है जिसने न जाने कितने ही कहर ढाए, भारतीयों पर कितने ही जुल्म किए। उसके अत्याचारों को याद न कर उसके सम्मान में जुट जाते हैं। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी एलिजाबेथ की दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? दर्जी रानी एलिजाबेथ के दौरे से परिचित था। रानी भारत, पाकिस्तान और नेपाल का दौरा करेंगी तो उस देश के अनुकूल वेश धारण करेगी। दर्जी परेशान था कि कौन कौन से देश में कैसी ड्रेस पहनेगी। इस बात की दर्जी को कोई जानकारी नहीं थी, ना ही कोई निर्देश था। उसकी चिंता अवश्य ही विचारणीय थी, क्योंकि प्रशंसा की कामना हर व्यक्ति को होती है। उसका यह सोचना था कि जितना अच्छा वेश होगा उतनी ही मेरी ख्याति होगी। इस तरह उसकी चिंता उचित ही थी। इसके अलावा दर्जी को यह भी चिंता थी कि अगर रानी को कपड़े पसंद न आए तो वह उसे क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए दर्जी अत्यधिक परेशान था। अगला प्रश्न, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? उसका उत्तर होगा कि नई दिल्ली के काया पलट के लिए सबसे पहले गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा। सड़कों, सरकारी इमारतों और पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सजाया संवारा गया होगा। उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा। सदा से बंद पड़े फव्वारे चलाए गए होंगे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया होगा। अगला प्रश्न है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। तो इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार है? तो इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में मेरे विचार क्या है वो मैं आपको बिंदुवार समझाती हूँ। इस तरह की बातों को इकट्ठा करना और बार बार दोहराकर महत्वपूर्ण बना देना पत्रकारिता का प्रशंसनीय कार्य नहीं है। पत्रकारिता में ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को भी महत्व दे दिया जाता है जो अपने चरित्र पर तो कभी खरे उतरते नहीं हैं, परंतु चर्चा में बने रहने के कारण असहज कार्य करते हैं जो पत्रों में छा जाते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार है? तो चर्चित व्यक्तियों की पुनः पुनः की व्यर्थ चर्चाएं युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती है। उन चर्चित व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास, उन्हीं की संस्कृति में जीने की बढ़ती हुई इच्छाएं युवा पीढ़ी के मन में बलवती रूप धारण कर लेती है, जिससे उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूलकर व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने लगती है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? तो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए।
उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थर की खानों का दौरा किया, फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी गई। अगला प्रश्न, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। सब हुक्मरानों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथनों को छांट कर लिखिए। तो पाठ में आए ऐसे व्यंग्यात्मक घटनाएं वर्तमान व्यवस्था पर चोट करते हैं। जैसे इंग्लैंड के अखबारों की जो कतरनें होती थी वह हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी, जिसमें लिखा था कि रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है। शंख पूरे इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हमारे पूरे हिंदुस्तान में आ रही थी। सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया, सब चमक उठी। दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। या पहरेदार गश्त लगाते रहे और लाट की नाक चली गई। देश के खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई। अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। और अंतिम है इसमें, पुरातत्व विभाग की सभी फाइलों के पेट चीरे गए, परंतु कुछ भी पता नहीं चला। तो इसी में अगला प्रश्न है, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। तो इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की परिचायक है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक है। उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान की प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आजाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया गया। रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने की बजाय उनकी आराधना में जुट गए। जॉर्ज पंचम का भारत की धरती से कोई अनुराग नहीं था, कोई प्रेम नहीं था। उनकी तो आस्था पूर्ण तरह विदेशी थी। उनकी मूर्ति का पत्थर तक विदेशी था। फिर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदानी बच्चों से भी अधिक नहीं था। उनकी नाक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की नाक से छोटी थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उसकी नाक लगाने में लगे रहे। लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक बनाने तक का आदेश दे दिया गया। यह पूरी भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर चोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? तो जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों पर बहुत जुल्म ढाए थे। उसकी लाट की नाक टूट गई थी। बहुत ढूंढने पर भी किसी भारतीय महापुरुष या स्वतंत्रता सेनानी की नाक फिट न बैठ सकी। यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं और साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत किया है। सभी भारतीय जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिए, उनकी मान मर्यादा और इज्जत के समक्ष जॉर्ज पंचम या उसके समतुल्य किसी अन्य की कोई इज्जत नहीं। इसलिए इनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से सहस्त्रों गुना ऊंची है, हजारों गुना बड़ी है। अगला प्रश्न, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? तो अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छिपा लिया। उन्होंने बस इतना ही छापा, नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। अगला प्रश्न,
नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि रानी का स्वागत तथा उनकी प्रसन्नता हेतु दिल्ली में हर प्रकार की तैयारियां की गई थी। साफ सफाई, सजावट, सुख सुविधा से लेकर सुरक्षा की सभी व्यवस्था की गई थी। किंतु इन सब के बावजूद भी जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, जो संभवतः अंग्रेजों के मान सम्मान का प्रतीक है, नहीं थी। इसका एक अर्थ यह होता है कि भारत में अपना शासन खो चुके अंग्रेजों के प्रति लोगों के मन में कोई मान सम्मान नहीं बचा था, और साथ ही इससे हमारे प्रशासन की कमजोर एवं त्रुटिपूर्ण व्यवस्था का भी पता चलता है। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? तो जॉर्ज पंचम के लाट पर जिंदा नाक लग जाने के कारण अखबार वाले लज्जित हो गए थे। जिस जॉर्ज पंचम की तुलना छोटे बच्चे से भी नहीं की जा सके और जिसके अत्याचार को इतिहास भी शायद भूला नहीं था, उस जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर अपने सम्मान की नाक कटवाकर जिंदा नाक फिट कर दी गई। यह कृत्य चुल्लू भर पानी में डूबने जैसा था। यह भाव देशवासियों को कचोट रहा हो, मातम का दिन समझा हो, या इस कारण उस दिन कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी व्यक्ति ने कहीं भी कोई फीता नहीं काटा था, किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी भी व्यक्ति का अभिनंदन नहीं हुआ था, किसी प्रकार की मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ था। यह दिन भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट करने वाला था, इसलिए आज के दिन अखबार खाली थे। आगे बढ़ते हैं हम अन्य प्रश्न, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, एलिजाबेथ के भारत आगमन पर इंग्लैंड और भारत दोनों स्थानों पर हलचल मच गई। उनके इस दौरे का असर किन किन पर हुआ? तो रानी एलिजाबेथ के आगमन से इंग्लैंड और भारत दोनों ही जगहों पर हलचल बढ़ गई थी। उनके इस दौरे से प्रभावित होने वालों में विभिन्न समाचार पत्र, पूरी दिल्ली, एलिजाबेथ का दर्जी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और मंत्रीगण विशेष रूप से प्रभावित हुए। अखबारों में रानी एलिजाबेथ, प्रिंस फिलिप, उनके नौकरों, बावर्चियों, अंगरक्षकों तथा कुत्तों की जीवनी और फोटो छपे। राजधानी दिल्ली में तहलका मचा हुआ था। सरकारी तंत्र दिल्ली की साफ तथा सुंदर तस्वीर प्रस्तुत करना चाहता था। वे सड़कों की साफ सफाई, सरकारी इमारतों को साफ कर उनका रंग रोगन कर चमकाने और राजमार्ग को चमकाने के लिए परेशान थे। इसके अलावा अन्य तैयारियों के लिए अफसरों और मंत्रियों की परेशानी तो देखते ही बनती थी, क्योंकि जॉर्ज पंचम की लाट की टूटी नाक जोड़ने का प्रबंध उन्हें जो करना था। अगला प्रश्न, मूर्तिकार की उन परेशानियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण उसे ऐसा हैरत अंगेज निर्णय लेना पड़ा। वह निर्णय क्या था? जॉर्ज पंचम की लाट की टूटी नाक ठीक करने के लिए पहले तो मूर्तिकार पहाड़ी प्रदेशों और पत्थर की खानों में उसी किस्म का पत्थर तलाशता रहा। ऐसा करने में असफल रहने पर उसने देश के विभिन्न भागों के शहीद नेताओं के लाटों की नाक काटकर लगाना चाहा। यहाँ भी असफल रहने पर उसने बिहार सचिवालय के सामने शहीद बच्चों की मूर्तियों की नाकों की नाप लिया, पर यह भी असफल रहा। तब उसने ऐसा हैरत अंगेज निर्णय लिया कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट ली जाए और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक पर लगा दी जाए। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार ने नाक के लिए कहां-कहां जाकर किन नेताओं की मूर्तियों की नाक टटोली? तो मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक का नाप लेकर संपूर्ण देश के दौरे पर निकल गया। दिल्ली से बंबई जाकर दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी आदि की नाकें टटोली। फिर मुंबई से गुजरात गया। गुजरात जाकर गांधी, पटेल,
महादेव देसाई की मूर्तियों की नाकें टटोली। फिर गुजरात से बंगाल गया और बंगाल में रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय की नाकें टटोली। बिहार में जाकर शहीद बच्चों की नाकें टटोली। बिहार से फिर उत्तर प्रदेश गया। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और घबराहट में मद्रास पहुंचकर सत्यमूर्ति की मूर्ति को भी देखा। मैसूर, केरल प्रांतों का दौरा करता हुआ पंजाब गया और वहां जाकर लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों का निरीक्षण किया और आखिर में मुंह लटकाए दिल्ली आ पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ में भारतीय अधिकारियों, मंत्रियों और कार्यालय कार्यप्रणाली पर कठोर व्यंग्य किया गया है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ व्यंग्य प्रधान रचना है। इसमें जॉर्ज पंचम की टूटी नाक को प्रतिष्ठा बनाकर मंत्रियों एवं सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर करारा व्यंग्य किया गया है। एलिजाबेथ के भारत आगमन पर राजधानी में तहलका मचने, अफसरों और मंत्रियों के परेशान होने की स्थिति देखकर यही लगता है जैसे आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हों। देश के सम्मान से सरकारी कर्मचारियों का कुछ लेना देना नहीं होता। यदि उनकी स्वार्थ पूर्ति हो रही हो तो वह देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने में जरा सा भी संकोच नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम की लाट की टूटी नाक लगाने के क्रम में पुरातत्व विभाग की फाइलों की छानबीन की जरूरत क्यों आ गई? इस छानबीन का क्या परिणाम रहा? क्योंकि इन फाइलों में प्राचीन वस्तुओं, इमारतों, लाटों और महत्वपूर्ण वस्तुओं से संबंधित विस्तृत जानकारी संजोकर रखी जाती है, जिससे समय आने पर इनसे देश के इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके। इन फाइलों की खोजबीन इसलिए की जा रही थी जिससे मूर्तिकार लाट के पत्थर का मूल स्थान, लाट कब बनी, कहाँ बनी, किसके द्वारा बनाई गई आदि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर उसकी टूटी नाक की मरम्मत कर सके। अगला प्रश्न, मूर्तिकार अपने सुझावों को अखबारों तक जाने से क्यों रोकना चाहता था? तो मूर्तिकार वास्तव में कलाकार नहीं बल्कि पैसों का एक लालची व्यक्ति था। उसमें देश के मान सम्मान और प्रेम की भावना बिल्कुल नहीं थी। उसने जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए अपने देश के नेताओं की नाक को उतारने का सुझाव दिया और जब वह इस कार्य में असफल रहा तब उसने सन 1942 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की नाक उतारने और अंततः जिंदा नाक काटकर लगाने का सुझाव दिया। वह अपने सुझावों को अखबार वालों तक जाने से इसलिए रोकना चाहता था क्योंकि अगर यह बात जनता तक पहुंच जाती तो सरकारी तंत्र की नाक तो कटती ही, हो सकता है लोग भी इसके विरोध में उठ खड़े होते क्योंकि यह कृत्य भारतीय संस्कृति के खिलाफ था। अगला प्रश्न, रानी के भारत आगमन से पहले ही सरकारी तंत्र के हाथ पैर क्यों फूले जा रहे थे? तो रानी एलिजाबेथ के भारत आने से पूर्व ही सुरक्षा के कई उपाय करने पर भी जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई थी। रानी आए और नाक न हो, यह सरकारी तंत्र के लिए परेशानी खड़ी कर देने वाली बात थी। अब रानी के भारत आने तक जॉर्ज पंचम की नाक को कैसे ठीक किया जाए कि रानी को जॉर्ज पंचम की लाट सही सलामत हालत में मिले, इसी चिंता में सरकारी तंत्र के हाथ पैर फूले जा रहे थे। अगला प्रश्न, मूर्तिकार ने भारतीय हुक्मरानों को किस हालत में देखा? उनकी परेशानी दूर करने के लिए उसने क्या कहा? तो जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक अवश्य होनी चाहिए। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को दिल्ली बुलाया गया। मूर्तिकार ने हुक्मरानों के चेहरे पर अजीब परेशानी देखी, उदास और कुछ बदहवास हालात में थे। यह देख खुद मूर्तिकार दुखी हो गया। उनकी परेशानी दूर करने के लिए मूर्तिकार ने कहा, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए
कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी तथा इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयास किए। उन प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताइए कि आप इनमें से किसे सही मानते हैं और किसे गलत। इससे उसमें किन मूल्यों का अभाव दिखता है। तो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार सबसे पहले उसी किस्म का पत्थर खोजने के लिए हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर गया और चप्पा चप्पा छानने पर भी उसके हाथ कुछ न लगा। उसके इस प्रयास को मैं सही मानती हूँ क्योंकि उसके द्वारा उठाया गया यह सार्थक कदम था। मूर्तिकार जब देश के नेताओं की मूर्तियों की नाप लेने निकला और जब मुंबई, गुजरात, पंजाब, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि के नेताओं की मूर्तियों की नाप के अलावा वर्ष 1942 में शहीद बच्चों तक की नाकों की नाप लिया और अंततः सफल न होने पर एक जिंदा नाक लगा दी, तो उसका यह कृत्य अत्यंत गलत लगा, क्योंकि एक बुत के लिए जिंदा नाक जितनी विचित्र और लज्जाजनक बात थी। मूर्तिकार के कृत्य से उसमें दूरदर्शिता, शहीदों के प्रति सम्मान और देश के मान सम्मान की रक्षा करने जैसे मूल्यों का अभाव नजर आता है। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में देश के विभिन्न भागों के लिए प्रसिद्ध नेताओं, देशभक्तों और स्वाधीनता सेनानियों को उल्लेख हुआ है। इनके जीवन चरित्र से आप किन मूल्यों को अपनाना चाहेंगे। तो जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय से लेकर राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों का उल्लेख हुआ है। इन शहीदों एवं देशभक्तों ने देश के लिए अपना तन, मन, धन और सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए नाना प्रकार के कष्ट सहे। इन नेताओं, देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और चरित्र से मैं देश प्रेम एवं देशभक्ति, देश के स्वाभिमान पर मर मिटने की भावना, देशभक्तों का सम्मान, राष्ट्र के गौरव को सर्वोपरि समझने जैसे मूल्यों को अपनाना चाहूंगी और समय पर उचित निर्णय लेते हुए ऐसा कार्य करूंगी जिससे देश का गौरव बढ़े। स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों के अभ्यास से आपको यह पाठ और अधिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार और प्रश्न रखें। सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।